नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद के निकट हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुश्त स्विच सुविधा शुरू की है। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हुए। भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में 2 उन्नत स्टील्थ युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करेगी और अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद के हंसलपुर में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मेक इन इंडिया योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में बने सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन करेंगे और 100 से अधिक देशों को उसकी निर्यात का शुभारंभ भी करेंगे, जिनमें यूरोप और जापान जैसे बड़े बाजार भी शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रधानमंत्री गुजरात के हासलपुर स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत भी करेंगे। यह संयुक्त परियोजना घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगी और हरित ऊर्जा तकनीक में नवाचार को आगे बढ़ाएगी। अब बैटरी के 80% से अधिक हिस्से का उत्पादन भारत में ही होगा, जिससे देश के हरित उद्योग को और मजबूती मिलेगी। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के खोडल धाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों के हित राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, अपने उद्यमियों के दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने भारतीय किसानों के कल्याण और हितों को वरीयता देने के लिए अमेरिका के कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में श्री चौहान ने कहा कि नया भारत विश्वास से भरा है। दुनिया के दादा हमसे कह रहे थे समझौता करो, उनके कृषि उत्पादों के लिए हम बाजार खोल दें, हमारे द्वार खोल दें। भारत ने तय किया राष्ट्रहित सर्वोपरि, कोई भी समझौता देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। हम अपने किसान के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपने मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 144 करोड़ नागरिकों को दैनिक उपयोग के लिए स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने के आह्वान का भी उल्लेख किया। सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों समितियों के अध्यक्ष होंगे। समितियों को देश भर में योजनाओं, कार्यक्रमों को मंजूरी देने, स्मृति समारोह की निगरानी और मार्गदर्शन करने का कार्य सौंपा गया है। एक रिपोर्ट। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। उन्होंने अत्यंत कम समय में 565 रियासतों का भारतीय संघ में सफलतापूर्वक विलय करवाया, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का
लौह पुरुष भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा प्रसिद्ध आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा ने शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ उग्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिससे 15 नवंबर को उनकी जयंती आदिवासी नायकों को सम्मानित करने का एक उपयुक्त अवसर बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि, लेखक और राजनेता थे, जिन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। वित्त मंत्रालय ने नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकमुश्त एक तरफा शामिल होने की सुविधा शुरू की है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये सुविधा यूपीएस धारकों को अपनी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट। सेवा से निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले कर्मचारी इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। एक बार एनपीएस का विकल्प चुन लेने पर कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान सहित यूपीएस के लाभों के हकदार नहीं होंगे। यूपीएस से निकलते समय सरकार का 4% अंतर अंशदान कर्मचारी के एनपीएस कोष में जोड़ दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पेंशन लाभों को सुव्यवस्थित करना और लचीलापन प्रदान करना है। सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूपीएस शुरू की है। 20 जुलाई 2025 तक लगभग 31,555 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है। इस योजना के अंतर्गत आने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। सरकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बारे में प्रसारित किए गए दावों का खंडन किया है। वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि वित्त मंत्री एक ऐसे निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार कर रही हैं जो 21,000 रुपए के निवेश पर हर महीने 12 लाख रुपए तक का रिटर्न देने का वादा करता है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा है कि वित्त मंत्री या भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है और न ही किसी ऐसी योजना का समर्थन किया है। पीआईबी ने लोगों से इस तरह की गलत सूचनाओं पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम स्थित नौसेना अड्डे पर उन्नत स्टील्थ युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट। ये पहला अवसर होगा जब 2 अलग अलग पोत कारखानों में निर्मित 2 अग्रणी सतही युद्धपोतों का एक साथ जलावतरण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन दोनों जहाजों के डिजाइन, हथियार और सेंसर प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उदयगिरी और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित हिमगिरी देश की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता के साथ साथ भारत के प्रमुख रक्षा पोत कारखानों के बीच तालमेल को भी प्रदर्शित करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि उदयगिरी और हिमगिरी के जलावतरण से नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भारत का संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। हमारे विशाखापट्टनम संवाददाता ने बताया है कि इन युद्धपोतों को 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों से प्राप्त अंशदान से तैयार किया गया है और इन्हें बनाने की प्रक्रिया में लगभग 4,000 प्रत्यक्ष और 10,000 परोक्ष रोजगार सृजित हुए। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार से 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावों, आपत्तियों और दस्तावेज जमा कराने के लिए अभी 7 दिन बाकी हैं। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के अनुसार दस्तावेजों की दैनिक संग्रह दर 1.64% है। पूरे बिहार में 243 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और 2,976 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन एक साथ किया जा रहा है। मसौदा मतदाता सूची में सूचीबद्ध 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से अब तक 0.16% दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। आयोग ने पुष्टि की है कि बिहार में SIR प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन सहित दावों और आपत्तियों पर सभी निर्णय 25 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नया शुल्क कल से प्रभावी होगा। ये नोटिस अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के जरिए गृह विभाग से जारी किया गया है।
भारत ने इस तथाकथित अतिरिक्त शुल्क को अनुचित, न्यायविहीन और तर्कहीन बताया है। भारत ने कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो बेहतर होगा वो करेगा। और अब खबरें खेल जगत की। भारत की मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कल स्वर्ण पदक जीतकर ग्लासगो में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज पहले दौर में भारत के एचएस प्रणय का सामना फिनलैंड के जोआकिम ओल्डॉर्फ से होगा। कल लक्ष्य सेन विश्व के नंबर 1 चीन के शी यू की से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा बृहस्पतिवार को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उन्हें ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर से कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने गुजरात में शनिवार तक और राजस्थान में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। वहीं पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से रावी, ब्यास और सतलुज नदियां उफान पर हैं। इससे पंजाब के कई गांवों में बाढ़ आ गई है। उधर जम्मू कश्मीर में कल देर रात से लगातार भारी बारिश जारी है। वर्षा के कारण जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है, दुनिया भर में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति, दबाव कितना भी हो झुकेंगे नहीं। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने पीएम के हवाले से लिखा है, किसानी के हित में हम सह लेंगे टैरिफ का दबाव। भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो जेल होगी और इस्तीफा भी देना होगा। गृहमंत्री अमित शाह का वक्तव्य दैनिक भास्कर में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यह संशोधन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल से सरकार चलाने से रोकने के लिए लाया गया। दिव्यांगों का मजाक उड़ाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माफी मांगे, सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी राजस्थान पत्रिका में है। न्यायालय की पीठ ने एक मामले में दोषियों पर लगाया जुर्माना, सरकार को दिया गाइडलाइन बनाने का निर्देश। दिल्ली मेट्रो के किरायों में वृद्धि भी अखबारों की सुर्खी बनी है। दैनिक जागरण लिखता है, कोरोना काल के घाटे की भरपाई और कर्ज चुकाने के लिए 10% तक बढ़ाया मेट्रो का किराया, 8 साल बाद किराए में की बढ़ोतरी। नवरात्रि तक जीएसटी दरों में राहत मिलने की उम्मीद हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। सरकार 22 सितंबर से प्रस्तावित 2 नए स्लैब कर सकती है लागू। धन्यवाद रवि। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद के निकट हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड की स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और 100 देशों को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकमुश्त स्विच सुविधा शुरू की है। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हुए। भारतीय नौसेना आज विशाखापट्टनम में 2 उन्नत स्टील्थ युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करेगी और अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।